तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट, मतलब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एसी टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड सी, मतलब अभी तीनों चीजें प्रेजेंट है मान के चलो सर्किट में, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, और तीनों सीरीज में कनेक्ट किए हुए। तो ऐसे सीरीज कनेक्शन को, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन को हमने एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट दिया है। और अभी यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर यहां से एसी करंट फ्लो होता है आए तो टोटल कितना वोल्टेज यहां पे आएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होगा, है ना, जैसा सिंगल सिंगल एलिमेंट के लिए हमने किए। पहले प्योर रेजिस्टेंस कंसीडर किए, उसके वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकाले, फिर प्योर इंडक्टर कंसीडर करें, फिर प्योर कैपेसिटर कंसीडर करें। अभी एक्चुअल सर्किट कौन सा भी, है ना, जहां पे सीरीज रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों चीजें प्रेजेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, आरएल सर्किट बोलते हैं उसको, या फिर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है, आरसी बोलेंगे, है ना। तो हम लोग तीनों कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, दे आर इन सीरीज। तो इसके लिए एसी का क्या रिलेशन होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, कैसी फेजर डायग्राम्स आएंगी, है ना, फाई कितना होगा, टोटल अपोजिशन कितना होगा, ये सभी चीजें अभी हम यहां पे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो अभी क्या करना है, ये प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको याद हो गई है। जैसा इंडिविजुअली एक एक चीज हमने जब लिए थे, प्योर आर बोलिए या फिर प्योर इंडक्टर बोलिए या फिर प्योर कैपेसिटर बोलिए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि या तो वोल्टेज या फिर करंट दोनों में से एक को रेफरेंस ले लेना, मतलब पहले अज्यूम कर लेना विथ एंगल 0, और करंट अज्यूम किए तो वोल्टेज निकालना, ठीक है ना, या फिर वोल्टेज अज्यूम किए तो करंट निकाल के दिखाना, फिर आपको करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। अभी देखो यहां पे सीरीज सर्किट है, तो देखो मेरे को बताओ सीरीज में कौन सी चीज सभी के लिए, ये जो सीरीज एलिमेंट है, तीन एलिमेंट सीरीज में है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती, वोल्टेज सेम रहता है कि करंट सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहता है, बराबर है कि नहीं, सीरीज की डेफिनेशन ही वही है, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम। तो सीरीज अगर सर्किट है तो यहां पे ना हम लोग रेफरेंस करंट लेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज में हर एक एलिमेंट में से, इस इंडक्टर में से भी करंट सेम रहेगा, कैपेसिटर में से भी करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस में से भी करंट सेम रहेगा, हर एक का अलग अलग क्या रहेगा, वोल्टेज, वोल्टेज बोलो या फिर ईएमएफ, ठीक है ना, इंडक्टर का वोल्टेज अलग रहेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज अलग रहेगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग रहेगा, तीनों को मिला के आपको मिलेगा फाइनल वोल्टेज, ठीक है ना। लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सीरीज सर्किट में किसको रेफरेंस लेना है, आपको अज्यूम करना है, करंट को रेफरेंस अज्यूम करना है, मतलब करंट का एंगल 0, और हमको निकाल के दिखाना है कि ये फाइनल वोल्टेज कितना आया, ठीक है ना। फाइनल वोल्टेज निकालने के लिए पहले इंडक्टर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, कितना आया, कैपेसिटर का कितना आया, रेजिस्टेंस का कितना आया, फिर ये तीनों का मिलके आएगा फाइनल वोल्टेज। एक बार फाइनल वोल्टेज मिल गया तो करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का एंगल भी मिल जाएगा और सर्किट का पोजीशन भी मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो याद रहेगा सीरीज सर्किट है तो रेफरेंस हमेशा करंट को लेना, और पैरेलल सर्किट है तो रेफरेंस हमेशा वोल्टेज को लेना, वहां पे करंट निकाल के दिखाना, ठीक है ना। तो हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं करंट को, मतलब मान के चलो कि ये वाला जो सर्किट है सीरीज आरएलसी सर्किट, यहां से करंट फ्लो हो रहा है I0 साइन ओमेगा टी, या फिर आरएमएस करंट फ्लो हो रहा है I, अज्यूम करो ये जो कैपिटल में I लिखा है मैंने, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो अज्यूम करो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, आरएमएस वैल्यू I का ये इटैलिक में है, या फिर अगर टाइम डोमेन में लिखना चाहते हो तो I0 साइन ओमेगा टी। तो करंट को रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं मतलब क्या, उसका एंगल 0 कंसीडर कर लेते हैं, देखो कुछ भी एंगल नहीं लिया है यहां पे, ठीक है। तो सीरीज में होने के कारण करंट सेम आएगा सभी में से,
तो इंडक्टर में से भी करंट फ्लो होगा I, कैपेसिटर में से भी करंट फ्लो होगा I, और रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो होगा I, क्योंकि सीरीज है। अभी आपको पता है कोई भी एलिमेंट में से करंट फ्लो हुआ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल आएगा, ईएमएफ आएगा। तो इसका आएगा इंडक्टर का ईएमएफ अक्रॉस एल या फिर वोल्टेज अक्रॉस एल, कैपेसिटर का आएगा वोल्टेज अक्रॉस सी, है ना। आप ई लिखो या फिर वी लिखो, मैंने बार बार बताया है, ई लिखो या फिर वी लिखो, दोनों चलेगा। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस या फिर ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस ईआर, ठीक है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ये इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ लगा के आप ईएल लिख सकते, कैपेसिटर के लिए ओम्स लॉ लगा के, क्या बोलता है ओम्स लॉ तुम्हारा, याद करो क्या बोलता है ओम्स लॉ, है ना, वी आर एम एस या फिर ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ठीक है ना। जनरली अपना ओम्स लॉ कैसा रहता है, वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये जनरल ओम्स लॉ हो गया हमारा, जो आपको पहले से पता है डीसी सर्किट में, ठीक है ना, वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस। लेकिन अभी एसी सर्किट के लिए कैसा याद रखने को बोला है ओम्स लॉ को, सिर्फ वोल्टेज नहीं बोलना, कौन सा वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज या फिर आरएमएस ईएमएफ अपॉन आरएमएस करंट, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू अपोजिशन, उसका अपोजिशन। तो इंडक्टर अगर है तो इंडक्टर का अपोजिशन मतलब एक्सएल, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का अपोजिशन मतलब एक्सी। तो ओम्स लॉ हम लोग एसी सर्किट के लिए ऐसा याद रखते हैं, है ना, वोल्टेज आरएमएस, है ना, सभी आरएमएस ही दिखाते हैं हम लोग, वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू अपोजिशन, है ना, इक्वल टू अपोजिशन, या फिर वोल्टेज इक्वल टू अपोजिशन इनटू करंट, याद रखेंगे ऐसा ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ अगर इंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं यहां पे, तो इंडक्टर का वोल्टेज EL इक्वल टू करंट, करंट कितना है I, सभी में करंट सेम है ना, आरएमएस वैल्यू मैंने I से रिप्रेजेंट की है, सीरीज होने के कारण सभी में करंट सेम है, तो करंट इनटू इंडक्टर का अपोजिशन मतलब XL। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्ट, सभी आरएमएस ही है, ठीक है ना, सभी डायग्राम में जो दिखाए वाली वैल्यूज है सभी आरएमएस है। तो वोल्ट आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ईसी कैसे आएगा, फिर से सेम फॉर्मूला, करंट इनटू अपोजिशन, तो करंट मतलब I, सभी में करंट सेम है, और कैपेसिटर का अपोजिशन मतलब XC, और इसका रेजिस्टेंस के अक्रॉस का कितना वोल्टेज आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, यहां पे तो सिंपल ओम्स लॉ ही है ना, रेजिस्ट दैट इज करंट इनटू अपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो तो आ रही है पहले से, उसके लिए कुछ अलग नहीं है, एसी रहे डीसी रहे, ठीक है। तो तीनों के तीन वोल्टेजेस, इंडक्टर के अक्रॉस आ रहा है EL, कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है EC, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है ER। तो फाइनल वोल्टेज जो मिलेगा आपको यहां से लेके यहां तक, फाइनल वोल्टेज ई से रिप्रेजेंट करो या फिर वी से करो, आपकी मर्जी, तो फाइनल वोल्टेज होगा EL प्लस EC प्लस ER, बराबर है। तो देखो इंडक्टर के अक्रॉस कितना है वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस देखो यहां पे लिखा है मैंने, अभी बताया कैसे कैसे वोल्टेज लिखा, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है ना, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है I इंटू XL, इसके अक्रॉस का है I इंटू XC, इसके अक्रॉस का है I इंटू R। तो फाइनल जो वोल्टेज है, देखो यहां से यहां तक है 2 वोल्ट मान के चलो, यहां से यहां तक है मान के चलो 3 वोल्ट, तो ऐसे अगर वोल्टेजेस है तो टोटल वोल्टेज कैसा लिखते हैं हम लोग 2 + 3, ऐसा करते ना। तो सिमिलरली यहां पे भी ये वोल्टेज हो गया इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का, ये रेजिस्टेंस का, तो सीरीज में टोटल वोल्टेज अगर निकालना है सो दिस वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज मुझको मिलेगा इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड करके, लेकिन यहां पे तुम्हारी गड़बड़ हो सकती है, तीनों को ऐड करके मतलब कर दूं क्या सीधा सीधा ऐड, IXL प्लस IXC प्लस IR, है ना, ये VL है, ये VC है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, और ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, कर दो क्या सीधा सीधा ऐड, I कॉमन निकाल लेता,
XL प्लस XC प्लस R। करूं क्या ऐसा? ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। आप AC में सीधा सीधा वोल्टेजेस को ऐड कर सकते हैं क्या? दो AC वोल्टेज, दो या दो से ज्यादा रहे AC वोल्टेज की एडिशन, कोई भी दो AC वोल्टेज या फिर AC करंट की एडिशन सीधा सीधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दो वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं क्या आप लोग? नहीं कर सकते, जब तक दोनों के बीच का एंगल आपको पता ना हो, है ना। ये शुरुआत में ही बताया मैंने। दो डीसी वोल्टेजेस को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट, लेकिन दो एसी वोल्टेजेस को आप सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल भी होता है, वेक्टर के जैसा ट्रीट करना पड़ता है उसको, है ना। तो दो एसी वोल्टेजेस या फिर इन एसी वोल्टेजेस का एडिशंस करने के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी? फेजर डायग्राम निकालनी पड़ेगी। और फेजर डायग्राम के ऊपर से जैसा आप वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते, उस प्रकार से आपको फेज एंगल ध्यान में रखते हुए एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। फेजर मतलब मान के चलो वेक्टर्स के जैसे है, सीधा सीधा ऐड नहीं होंगे वो, है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है इनमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? फेज एंगल भी है। ठीक है, तो यहां पे ऐड करना मतलब सीधा सीधा ऐड करना नहीं है मेरे कहने का मतलब। ऐड करना मतलब फेजर एडिशन करना। तो सबसे पहले मुझको क्या निकालनी पड़ेगी? फेजर डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए चलो क्या करना पड़ता है आपको पता है। आपको बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस बराबर से दिखाना होता है, ये होता है मेरा रेफरेंस, बराबर है। तो ये हल्के से मैंने रेफरेंस निकाल दिया। तो सबसे पहले वोल्ट, है ना, फेजर डायग्राम में बेसिकली हम लोग करते क्या है, करंट या फिर वोल्टेज में से एक को रेफरेंस लिया है आपने, तो वो पहले देखेंगे, ठीक है ना। और फिर यहां पे तीनों वोल्टेजेस हम लोग फेजर डायग्राम पे लाएंगे। किस किस का? इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज बोलो या फिर ईएमएफ बोलो, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज। और ये तीनों को फेजर डायग्राम यूज करके, वेक्टर के कंसेप्ट यूज करके तीनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे, तो मुझको मिलेगा फाइनल वोल्टेज इस सर्किट का, ये वाला फाइनल वोल्टेज, बराबर है कि नहीं। तो फिर उसके बाद मुझको मिलेगा फाइनल वोल्टेज और फाइनल करंट, है ना। करंट तो खैर सीरीज होने के कारण सभी में सेम ही है। तो ये तीनों का फाइनल वोल्टेज मिलने के बाद वो होगा मेरे सर्किट का फाइनल वोल्टेज। तो फाइनल वोल्टेज और करंट उसके बीच का मुझको एंगल मिल पाएगा, बराबर है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस किसको लिया है आपने? करंट को रेफरेंस लिया है, मतलब एंगल कितना है? 0। तो एंगल 0 मतलब सबसे पहले मैं करंट को निकाल देता हूं। ठीक है, करंट मेरा रेफरेंस है, तो करंट को मैं निकाल देता हूं। चलो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ये इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर है ना, EL, इसको मैं EL बोल देता हूं, EMF अक्रॉस इंडक्टर। तो चलो बताओ, इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट उसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस रहता है? इंडक्टर के लिए भी 90 का रहता है और कैपेसिटर के लिए भी 90 का रहता है। देखा है हमने प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर में। तो इंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल रहता है 90। तो अपना करंट तो है इधर, रेफरेंस अपन ने करंट ले लिया है क्योंकि करंट सभी में से सेम जा रहा है। तो इंडक्टर का वोल्टेज आएगा इसके साथ 90 डिग्री में, ठीक है ना, इसके साथ आएगा 90 डिग्री में। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है, हाँ और एक चीज कंसीडर कर लो, अभी नहीं, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, एक यहां पे इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो अगर सर्किट में इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, है कि नहीं। एक्सएल मतलब क्या हो गया? एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो या तो एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा है तो क्या हो सकता है? एक्सएल एक्सी से छोटा होगा, ये एक चीज हो सकती है। और तीसरी एक चीज हो सकती है कि एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो सकती है। तो वो तीसरी चीज तो खैर बाद में देखेंगे। अभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये जो इंडक्टर है ना, इसका है रिएक्टेंस एक्सएल और ये जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस है एक्सी।
तो पहले ये डायग्राम निकालते समय हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के वैल्यू से ज्यादा है, मतलब इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, व्हाटएवर। तो मेरा करंट था यहां पे रेफरेंस लाइक दिस। करंट को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्यों निकाल रहा हूं बताओ? क्योंकि मेरा करंट अज्यूम किया है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब उसका एंगल हमने अज्यूम किया था 0। ठीक है, और वो तीनों में सेम है करंट सीरीज होने के कारण। तो अभी जैसे मैंने बताया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर EL ये आएगा अपने करंट के साथ। देखो सेम करंट इंडक्टर में से भी जा रहा है, तो ये आएगा इस करंट के साथ 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है ना, तो 90 डिग्री मतलब क्या मैं ऐसा निकालूं ये भी 90 डिग्री है, कि ऐसा निकालूं ये भी 90 डिग्री है कि नहीं? तो उसके लिए मुझे मदद मिलेगी लीडिंग और लैगिंग की। याद करो इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का सर्किट याद करो। प्योर इंडक्टर में भी और प्योर कैपेसिटर में भी हमने एक चीज देखा कि चाहे इंडक्टर रहे चाहे कैपेसिटर रहे, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल तो 90 रहता है, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज या फिर EMF लीडिंग रहता है और करंट लैगिंग रहता है। सिमिलरली कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, कैपेसिटर में करंट लीडिंग होता है ना? तो ये लीडिंग लैगिंग मुझको काम आएगा यहां पे कि मैं EMF इधर निकालूं इसका कि इधर निकालूं। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से, ये है करंट रेफरेंस के अलोंग, ये है मेरा रेफरेंस। ठीक है, तो अभी इंडक्टर का वोल्टेज 90 में निकालना है, लेकिन मुझको यह भी पता है कि इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीडिंग रहता है। लीडिंग मतलब उसको 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे, एंटी क्लॉकवाइज। लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लैगिंग मतलब क्लॉकवाइज। देखा था हमने, देखा था कि नहीं था, है कि नहीं? लीडिंग लैगिंग किसको बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना, जो चीज आगे है उसको बोलते हैं लीडिंग और जो चीज पीछे है उसको बोलते हैं लैगिंग। ठीक है, तो लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज जो है जिसकी वैल्यू है I इंटू एक्सएल, ठीक है ना, I, और ये सभी जो इटैलिक्स लिखे हैं IVE ये सभी RMS वैल्यूज है। वाह, ये सभी डायग्राफ निकालते समय कौन सी वैल्यूज लगती है हमको? RMS वैल्यूज लगती है, I इंटू एक्सएल। तो जम गया इंडक्टर का वोल्टेज। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज EC कितना है? I इंटू XC। और अज्यूम करो कि XC छोटा है XL से, तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं निकालना फिर EC का, है ना? EC का मैग्नीट्यूड थोड़ा इससे छोटा निकालना, ठीक है ना, क्योंकि XC अगर छोटा है तो I इंटू XC इसका मैग्नीट्यूड छोटा आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो छोटा आएगा, दैट इज ओके। लेकिन अभी ये भी पता है आपको कि कैपेसिटर के लिए भी करंट और वोल्टेज के बीच में 90 का एंगल रहता, ठीक है ना? तो कैपेसिटर में से भी तो सेम करंट जा रहा है, क्योंकि सीरीज सर्किट होने के कारण सभी में से करंट सेम। तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज इस करंट के साथ 90 डिग्री में रहेगा। लेकिन कैपेसिटर में, याद करो, कैपेसिटर में करंट लीडिंग रहता है ना? कैपेसिटर में करंट लीडिंग रहता है या फिर वोल्टेज लैगिंग रहता है, बराबर है कि नहीं? यहां पे हम लोग कैपेसिटर करंट तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ठीक है ना? यहां पे हम लोगों को दिखाना है कैपेसिटर का वोल्टेज। तो ऐसा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक है ना? तो कैपेसिटर में, कैपेसिटर का कंसेप्ट याद करो, कैपेसिटर के लिए उसका करंट और वोल्टेज 90 डिग्री में, दैट इज ओके। लेकिन ऐसे 90 डिग्री में कि करंट लीडिंग करे या फिर वोल्टेज लैगिंग करे। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा मतलब वोल्टेज क्या करेगा? वोल्टेज लैग करेगा। तो ऑलरेडी करंट निकाला हुआ है, तो वोल्टेज लैग, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लैग मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कैपेसिटर का वोल्टेज इसके साथ 90 में, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये आएगा EC I इंटू XC। क्यों छोटा निकाला? बीच बताया मैंने आपको, छोटा इसलिए निकाला क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं XL की वैल्यू XC के वैल्यू से बड़ी है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो XL इज ग्रेटर देन XC, तो इसका वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, इसका वोल्टेज कम आएगा। तो ये दोनों हो गए। चलो अभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालते हैं फेजर डायग्राम पे।
फिर जाके तीनों को हम लोग वेक्टर के कंसेप्ट यूज करके ऐड करेंगे। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस के लिए तो सबसे आसान है। रेजिस्टेंस के लिए उसका करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कुछ भी एंगल नहीं रहता, इन फेज रहते। ठीक है ना, तो करंट तो तीनों में से सेम है, करंट तो अपना एंगल 0 है, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो भी करंट के डायरेक्शन में होगा, I × R, बराबर है। तो फेजर डायग्राम आपकी कुछ इस प्रकार से आएगी। देखो, EL इज I × XL, EC इज I × XC, सभी के लिए करंट सेम क्योंकि सीरीज है ना, और सभी RMS वैल्यूज है। RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज EL मतलब, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज EC मतलब, सभी RMS वैल्यूज है ना, क्योंकि फेजर डायग्राम निकालते समय मैग्नीट्यूड कितना होता है, RMS वैल्यू। ठीक है, ER इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगी फेजर डायग्राम। तो अभी फेजर डायग्राम में हमको देखना ये होता है कि ये तो हो गया मेरा रेफरेंस मतलब करंट, तो अभी मुझको चाहिए फाइनल वोल्टेज, है ना, क्योंकि यहां पे तीन चीजें हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ रहा, कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, तो तीनों को मिलके फाइनल वोल्टेज जो होगा मेरा उसको बोलूंगा मैं E या फिर V। तो फाइनल वोल्टेज और फाइनल करंट उसके बीच का एंगल मुझको देखना है। ठीक है, तो फाइनल वोल्टेज मतलब EL प्लस EC प्लस ER, प्लस मतलब सिंपल वाला प्लस नहीं, अपना मैथमेटिक्स वाला, कौन सा प्लस, वेक्टर एडिशन वाला। ठीक है, तो ये तीनों को वेक्टर एडिशन या फिर फेजर एडिशन करेंगे तो जाके मिलेगा आपको रिजल्टेंट वोल्टेज, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी वेक्टर के कॉन्सेप्ट याद करो। ये तीन वेक्टर्स को, है ना, फेजर मतलब वेक्टर के जैसा ही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये तीन वेक्टर्स को मुझको ऐड करना है। तो अभी आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट पता होंगे, तीन वेक्टर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हम लोग। डायग्राम का यूज करके हम लोग ट्रायंगल लॉ भी यूज करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ भी यूज करें तो भी दो वेक्टर को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले EL और EC इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान जाएगा। क्यों, कैसे कैसे आसान जाएगा, क्योंकि देखो ये दो वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, और जब कोई भी दो वेक्टर्स, अभी मैं वेक्टर्स ही बोल रहा हूं क्योंकि फेजर और वेक्टर दोनों का एडिशन सेम तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि फेजर मतलब मान के चलिए वेक्टर का ही भाई है, बराबर। तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा आता है उनका वेक्टर एडिशन, बताओ। दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे करते हैं हम लोग, बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर देते, और फाइनल जो रिजल्टेंट है, फाइनल जो उनका एडिशन है उसकी डायरेक्शन बड़े वेक्टर की तरफ निकालते हैं, बराबर है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर जा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर जा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये इतना होगा 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर कैसे कैसे निकाले, क्योंकि ये इधर 10 था इधर 2 था, तो 10 - 2 रिजल्टेंट हो गया 8, और डायरेक्शन आएगी हमेशा बड़े वाले वेक्टर की, तो ये बड़े वाले वेक्टर। सेम वेक्टर का लॉजिक यहां पे भी लगाओ। ये EL वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये EC वेक्टर जा रहा है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिसकी मैग्नीट्यूड EC है, कम है। ठीक है, तो ये वाले मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये है इसका मैग्नीट्यूड टोटल कितना EL, और ये है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड EC, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा EL - EC, आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आप तो वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं और कर रहे हैं यहाँ पे माइनस, है ना। वेक्टर की चीजें याद करो, वेक्टर में सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, है ना, वेक्टर में एडिशन नहीं बोलते हैं। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है तो बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा EL - EC, और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बड़े वेक्टर की तरफ, मतलब EL की तरफ, है ना। हमने इसमें अज्यूम किया है कि XL इज ग्रेटर देन XC, इसलिए ये EL बड़ा आया।
अगर दूसरे केस में हम लोग जाएंगे तो ये बड़ा आएगा, देखते उसको भी। ठीक है, तो ये आएगी इसकी एडिशन कितनी, EL माइनस EC। किस किस की एडिशन हो गई ये, EL और EC की। हो गया ये दोनों का एडिशन खत्म। ठीक है, कितना आया फाइनल, EL माइनस EC। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने XL इज ग्रेटर देन XC ऐसा अज्यूम किए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो चलो हमको तीनों को ऐड करना था, EC, EL और ER, ये तीनों को ऐड करके फाइनल वोल्टेज निकालना था, फाइनल EMF निकालना था। तो तीन में से दो का एडिशन इतना आया। तो अभी इन दोनों के एडिशन में ये ER मुझको मिलाना है, ये आया दोनों का एडिशन, तो ये आया EL माइनस EC। तो ये दोनों के इसमें अभी ये तीसरा वाला मिला देंगे तो हो गया तीनों का एडिशन। ठीक है, तो ये है EL माइनस EC और इसमें अभी मुझको वेक्टर ऐड करना है ये ER, ये इनको भूल जाओ, अभी इनका एडिशन हो गया। ठीक है, तो चलो बताओ, ये एक वेक्टर है EL माइनस EC और ये एक वेक्टर है ER, दोनों 90 डिग्री में जा रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसे जा रहे हैं दोनों, तो कैसे करेंगे इनका वेक्टर एडिशन, है ना, दोनों की शुरुआत एक ही पॉइंट से है, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते हैं। क्या है पैरेललोग्राम लॉ, है ना, कंप्लीट द पैरेललोग्राम लाइक दिस, है ना, सिंपल। 11th के शुरुआत में ही देखे होंगे आपने पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हैं तो दोनों को मिला के पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, उनकी साइड बना के, पैरेलल साइड निकाल के, और यहां से निकलने वाला डायगोनल, है ना, दोनों के कॉमन पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल, मतलब इन दोनों की वेक्टर एडिशन, मतलब ये होगा मेरा फाइनल वोल्टेज E। होगा कि नहीं होगा, बराबर, देखो यहां पे होगा। ठीक है, ये देखो मैंने पैरेललोग्राम निकाला है लाइक दिस। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पता है ना आपको, दो वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं तो उनको साइड्स कंसीडर करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ता, फिर दोनों के पॉइंट से जो वेक्टर, जो डायगोनल निकलता है वो होती है उनकी एडिशन। तो ये जो नीला वाला E है, ये है इन दो वेक्टर्स की एडिशन। कौन से दो वेक्टर्स की एडिशन, EL माइनस EC और ER। लेकिन EL माइनस EC किन दोनों का वेक्टर एडिशन था, EL और EC का वेक्टर एडिशन था। मतलब ये जो EMF है फाइनल वाला, दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ EL, EC और ER। तो तीनों का एडिशन जो है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये तीनों को जब हम लोग फेजर ऐड करेंगे या फिर ये तीनों का एडिशन होगा ये वाला फाइनल EMF। ठीक है, तो चलो डायग्राम के ऊपर से देखो, इसकी वैल्यू ये हम लोग ऐसी भी लिख सकते हैं, है ना, ग्राफिकली तो समझ में आ गया कि ये है भैया करके, है ना, लेकिन मैथमेटिकली भी चाहिए हमको। तो कैसा होगा, देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वाली, ठीक है ना, ये है ER, है कि नहीं, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है ये वाली वैल्यू। और पैरेललोग्राम फिनिश किया आपने, है ना, ये 90 था तो ये भी 90 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये जो साइड थी EL माइनस EC, सेम साइड ये वाली भी रहेगी EL माइनस EC, क्योंकि पैरेललोग्राम फिनिश किए हमने। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती, ठीक है ना, और ये 90 होने के कारण ये तो पूरा रेक्टेंगल ही बन गया। ठीक है ना, तो ये EL माइनस EC, तो ये भी रहेगा EL माइनस EC। तो चलो ये वाला ट्रायंगल देखो, इसके ऊपर से आप, है ना, और ये जो है फाइनल, ये है तुम्हारा E। ठीक है, इसके सर पे लिखते हैं जनरली, इसलिए कंफ्यूज मत हो, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है E। ठीक है, तो लगाओ यहां पे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ साइड स्क्वायर, तो E स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर, या फिर E इक्वल टू अंडर द रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर। तो फाइनल वोल्टेज मुझको चाहिए था फेजर डायग्राम निकालने के बाद, और मुझको वो मिल गया। ठीक है, तो करंट कितना है मेरे सर्किट में, I, और फाइनल वोल्टेज कितना है, E, फाइनल EMF कितना है, E। और ये कैसे कैसे आया, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, तीनों को जब हमने मिलाया
है कि नहीं? देखो तीनों सीरीज में है, सीरीज में करंट सभी में सेम रहता, इसलिए करंट एक ही है। देखो करंट सभी में सेम रहता, लेकिन तीनों के वोल्टेज अलग अलग रहेंगे, तो तीनों का मिला के आएगा फाइनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये मेरा है करंट, ये मेरा है वोल्टेज। और वोल्टेज का एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको, कैसे आ गया? डायग्राम के ऊपर से ही, दैट इज ER, है ना, और ये है EL माइनस EC। तो ये वाले रेक्टेंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, रूट ऑफ ER स्क्वेयर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी आपको पता चल ही गया होगा ER मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट IR स्क्वेयर मतलब I स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस EL मतलब IXL माइनस EC मतलब IXC होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से I कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये यहां से I कॉमन निकलेगा, मतलब ये I स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये बनेगा अंडर द रूट I स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस I स्क्वेयर XL माइनस XC होल स्क्वेयर हो जाएगा ना ऐसा। यहां से भी I कॉमन निकाल लो, यहां से भी I, ऊपर स्क्वेयर है इसलिए I स्क्वेयर। ठीक है, ये स्क्वेयर, तो दोनों में से I स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, दोनों में से I स्क्वेयर कॉमन निकाल लो रूट के बाहर, तो ये बनेगा तुम्हारा लाइक दिस, है ना, रूट के बाहर आएगा तो I बनेगा। ठीक है ना, देखो ये था तुम्हारा IR का स्क्वेयर, ये था तुम्हारा IXL का स्क्वेयर, IXL माइनस IXC होल स्क्वेयर। ठीक है, तो सभी में से करंट हमने बाहर निकाले I स्क्वेयर और रूट के बाहर निकाले, तो ये बना करंट। तो यहां पे क्या बचेगा? R स्क्वेयर, यहां पे EL मतलब क्या था? IXL था, करंट निकला तो क्या बचेगा? सिर्फ XL, और यहां पे क्या बचेगा? XC। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो मुझको फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है, टोटल RMS वैल्यू ऑफ EMF, टोटल EMF इक्वल टू टोटल करंट अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। बराबर है, तो चलो करंट को मैं इधर ला लेता हूं, E बाय I हो जाएगा, E बाय I। E क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ RMS वोल्टेज, टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। I क्या है? टोटल करंट, RMS करंट इन द सर्किट। तो वोल्टेज अपॉन करंट, ये किसके तरह आ रहा है ना, E बाय I। अगर I को इधर लेके आ गया मैं, तो E बाय I मतलब ये किसकी तरह हो रहा है? ओम्स लॉ की तरह। क्या देता है आपको E बाय I? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन RMS वैल्यू ऑफ करंट। क्या देता है आपको? अपोजिशन। याद आया क्या? अपोजिशन, है ना, द रेशो ऑफ RMS वोल्टेज टू द RMS करंट, या फिर वोल्टेज अपॉन करंट, ये रेशो आपको क्या देता है? अपोजिशन। बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये जो E बाय I है ना, इस I को अगर इधर ला लिया मैंने, तो ये जो E बाय I है अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर, ये मेरा क्या है? टोटल अपोजिशन है कि नहीं? टोटल अपोजिशन, तीनों को मिला के टोटल अपोजिशन हो गया ये मेरा, है ना। देखो याद करो, जब सिंगल इंडक्टर लिए थे आपने, सिर्फ सिंगल कॉइल लिए थे, तो उसके अपोजिशन को आपने XC बोला था, है ना। वहां पे भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किए थे, है कि नहीं? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज E अपॉन I। तो सिंगल अगर इंडक्टर था तो उसके अपोजिशन को XL बोला था, सिंगल अगर कैपेसिटर है तो उसके अपोजिशन को XC बोला था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अभी यहां पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो ये टोटल सर्किट का अपोजिशन हो गया ये वाला। और जब आप टोटल सर्किट का अपोजिशन लिखते हो, है ना, सिंगल है, सिंगल इंडक्टर है तो उसको रिएक्टेंस बोलेंगे, सिंगल कैपेसिटर है तो उसको भी रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन ऐसा सर्किट है जहां पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो फिर रिएक्टेंस नहीं बोलते उसके अपोजिशन को, फिर उसके अपोजिशन को बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है ना, और डिनोट करते हैं हम लोग Z से। तो इंपीडेंस मतलब क्या? इंपीडेंस मतलब अपोजिशन ही है, जिस प्रकार से XL था, जिस प्रकार से XC था, है ना, तो अपोजिशन ही है।
लेकिन ये पूरे सर्किट का मिल के अपोजिशन है, सिंगल सिंगल एल का नहीं है, सिंगल सिंगल सी का नहीं है। पूरा जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो तीनों मिला के जो सर्किट बनाया है उसका टोटल अपोजिशन है ये। और इस टोटल अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, जेड। फॉर्मूला वही ओम्स लॉ है ना, फॉर्मूला वही ओम्स लॉ, द रेशियो ऑफ ई आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, है ना, ई अपॉन आई। फॉर्मूला वही है जैसा रिएक्टेंस के लिए था, ठीक है ना, जैसे एक्सएल का फॉर्मूला था, जैसा एक्सी का था, वही है, लॉजिक वही है। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको एक ध्यान देना है कि ये जो Z है ये पूरे सर्किट का मिला के अपोजिशन है ना, क्योंकि हमारे सर्किट में अभी इंडक्टर भी है, हमारे सर्किट में कैपेसिटर भी है, तो ये मिला के टोटल अपोजिशन है। तो टोटल अपोजिशन कितना हो गया, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर। तो देखो फॉर्मूले बराबर से याद करो, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला देखो, दोनों में से कोई भी एक याद रखे तो भी चलता। अगर वोल्टेज के लिए याद रखे तो ये याद रखो सिर्फ, फिर Z ये याद रखना कि E की जगह पे Z लिखना, ER की जगह पे R, EL की जगह पे XL और EC की जगह पे XC, ठीक है। या फिर ये याद रखे तो इसके ऊपर से आप ये आराम से लिख सकते हैं। देखो दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल अपोजिशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। और क्या यूनिट रहेगा टोटल अपोजिशन मतलब ओहम, कोई भी अपोजिशन मतलब ओहम, ठीक है। और लास्ट की और एक बात रह गई, देखो हम लोग फेजर डायग्राम निकालने के बाद सर्किट का टोटल करंट और टोटल वोल्टेज दोनों के बीच का एंगल भी देखते हैं, जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो कितना मिलेगा रे, एंगल फाई, है ना। देखो फाई कितना होगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये है तुम्हारा ER, है ना, ये ER, और ये कितना है EL माइनस EC, है ना, पैरेललोग्राम है। तो ये वाली साइड मतलब ये वाली साइड है, तो ये वाला फाई अगर निकालना है तो tan फाई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब EL माइनस EC अपॉन ER। या फिर ऐसा भी कर सकते है ना, EL मतलब क्या था, वोल्टेज या फिर EMF अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब IXL, माइनस EC मतलब IXC, और ER मतलब IR। तो I कॉमन निकाल लेंगे, I कैंसिल हो जाएगा नीचे से ऊपर से, तो tan फाई का फॉर्मूला ये भी आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो अगर आप सीरीज सर्किट लेते हो जहां पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों चीजें हैं सीरीज में, तो उस सर्किट का फाइनल अपोजिशन इंपीडेंस आएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। फॉर्मूला बराबर से याद रखो, अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। एक्सएल स्क्वेयर माइनस एक्सी स्क्वेयर ऐसा नहीं लिखना, एक्सएल माइनस एक्सी उसका होल स्क्वेयर, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में इंडक्टर दिया ही नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो एक्सएल 0 लिख देना, मतलब आएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटर नहीं है, तो फिर आएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, ऐसा आएगा, ठीक है। और फेज डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक। तो इस प्रकार से हमको फॉर्मूले मिलेंगे। अभी देखो हमने यहां पे ये वाली चीज देखो, हमने यहां पे ना पहले शुरुआत में एक्सएल मतलब इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर किया, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो हमको फेजर डायग्राम कुछ ऐसी मिली, बराबर है कि नहीं। ये था मेरा रेफरेंस करंट, फिर EL जो था ऊपर वो बड़ा निकाले थे, EC छोटा निकाले थे, इसलिए EL माइनस EC ऊपर आ गया, और ये हमको इस प्रकार से फेजर डायग्राम मिली। लेकिन अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ऐसा कंसीडर न करते हुए अगर कोई क्वेश्चन में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो आपकी फेजर डायग्राम देखो ऐसी आएगी, है कि नहीं। ये देखो ये मेरा करंट का रेफरेंस, ठीक है, इसी के अक्रॉस आएगा ER, EL छोटा निकालना पड़ेगा आपको, EC बड़ा निकालना पड़ेगा अभी, तो EL माइनस EC इधर ऊपर गया था, इधर EC माइनस EL नीचे आएगा, तो जो EMF आपका ऐसा ऊपर की तरफ गया था, ये EMF आपका ऐसा नीचे की तरफ आएगा।
और यहां पे एंगल आएगा फाई, बराबर है कि नहीं। तो सेम सिमिलर आएगा, लेकिन जो ईएमएफ ऊपर की तरफ जाता है ना, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो ईएमएफ जो लीडिंग में जाता है वो ईएमएफ इधर कैसे जाएगा, लैगिंग में जाएगा। कब? अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा है। और फॉर्मूला देखो क्या बदलेंगे, है ना, जैसे जेड के फॉर्मूले में आपको एक्सएल माइनस एक्सी मिला था, तो इधर के फॉर्मूले में आपको एक्सी माइनस एक्सएल मिलेगा। कॉमन सेंस है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो यहां पे एक्सएल बड़ा था इसलिए एक्सएल माइनस एक्सी किया था, यहां पे एक्सी बड़ा है इसलिए एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, ठीक है ना। तो जेड का फॉर्मूला हमको यहां पे मिला था अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर, तो इधर मिलेगा एक्सी माइनस एक्सएल। सिमिलरली फाई के भी फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो इधर क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। तो ये आप दो अलग अलग फॉर्मूले याद मत रखो, क्वेश्चन कैसे भी रहने दो, चाहे एक्सएल बड़ा रहने दो चाहे एक्सी बड़ा रहने दो, आप ऐसे याद रखो, है ना। एक ही फॉर्मूला याद रखो, z इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल, और ये वाला साइन मतलब माइनस ही बोलो थोड़ी देर के लिए। ये साइन का मतलब क्या है कि तुम देखो क्वेश्चन में एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल पहले लिखना, एक्सएल माइनस एक्सी लिखना, और एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखना, ये इस साइन का मतलब है ना। ये वाला जो साइन है ना, ये माइनस ही है, लेकिन बड़े में से छोटे को माइनस करो, ऐसा वो बताता है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखते समय आप सिंगल फॉर्मूला याद रखना ऐसे, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना कि कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी उसका होल स्क्वायर, एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z जो है आरएलसी सीरीज सर्किट का टोटल इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब टोटल अपोजिशन, टोटल अपोजिशन मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V बाय I, है ना। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस का अपोजिशन है R, इंडक्टर का अपोजिशन है XL, कैपेसिटर का अपोजिशन है XC, और ये तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों का मिलके जो अपोजिशन है वो है Z, है ना। ऐसा कंसीडर मत करो, इसका अपोजिशन है R, इसका है XC, है ना, इसका है XL। तो जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में रहे तो उनको ऐड कर देते, है ना, कर देते इनको ऐड, इसका भी तो यूनिट ओम है, इसका भी ओम है, इसका भी ओम है, कर देते ऐड। वाह वेरी गुड, 100% रॉन्ग, है ना। ये एसी सर्किट है, यहां पे सीधा सीधा एडिशन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन है R, इसका पोजीशन है XC, इसका पोजीशन है XL, तो तीनों का मिला के टोटल अपोजिशन Z ये आएगा अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर, या फिर XC माइनस XL होल स्क्वेयर, ठीक है। सिमिलरली tan phi के भी फॉर्मूले में अगर XL बड़ा है तो XL पहले लिखना, या फिर XC बड़ा है तो XC पहले, ठीक है। थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं यहां पे, देखो अभी दोनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे ये मैंने बता दिया, अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। XL बड़ा है तो डायग्राम कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। तो अभी इस डायग्राम में से ना सिर्फ ये इतना सा पार्ट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाला पार्ट काम का है, ठीक है। देखो सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या सेम है, सीरीज में सभी में से करंट सेम है, ठीक है ना। तो चलो मैं करंट से डिवाइड कर देता हूं ये पूरे डायग्राम को, है ना, ये पूरे डायग्राम को करंट से डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस, तो करंट अपॉन करंट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करंट से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ER बाय I, ER मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देखो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसा था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सिंपल ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या था, करंट इनटू अपोजिशन, या फिर I इनटू R, तो ER बाय I क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL, ओम्स लॉ लगा के, मतलब EL बाय I, है ना। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को अगर हमने करंट से डिवाइड कर दिए तो क्या मिलेगा, XL मिलेगा,
बराबर है कि नहीं। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ईसी क्या है, आई इंटू एक्सी, तो ईसी बाय आई क्या मिलेगा, एक्सी मिलेगा। तो अगर इस टोटल डायग्राम को मैं करंट से डिवाइड कर दूं तो मुझको इस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की जगह मिलेगा आर, और ये जो है ईएल माइनस ईसी इसकी जगह मिलेगा मुझको एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, ये वाली मतलब ये वाली साइड एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। और ये जो टोटल वोल्टेज है ई अपॉन टोटल करंट, ठीक है ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट क्या बोलते हैं उसको, टोटल आरएमएस वोल्टेज अपॉन टोटल आरएमएस करंट, है ना, वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ, दैट इज टोटल अपोजिशन जेड, ठीक है। तो ये अगर मैं करंट से डिवाइड करता हूं तो ये मुझको कुछ ऐसा मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल। तो इंपीडेंस ट्रायंगल मतलब कोई नई चीज नहीं है, आपके फेजर डायग्राम का ही हिस्सा है ये, है ना। सिर्फ हमने वोल्टेज के तरह रिप्रेजेंट न करते हुए उसको किसके इसमें रिप्रेजेंट किया है, उनके अपोजिशन के फॉर्म में, रिएक्टेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पूरे फेजर डायग्राम को करंट से डिवाइड कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का अपोजिशन मतलब आर, इधर है तुम्हारा ईएल माइनस ईसी मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, और इधर है तुम्हारा टोटल वोल्टेज, सो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट मतलब टोटल अपोजिशन, टोटल अपोजिशन मतलब जेड, और ये फाई जैसा का वैसा। तो ये जो डायग्राम मिलती है आपको, ठीक है ना, अभी यहां पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, इसलिए अगर अपना ये रहा रहता था एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो ये ऐसा मिला रहता था, ये नीचे की तरफ मिला रहता था जेड, है ना, फाई ये रहा रहता था, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बोलो या फिर ये डायग्राम बोलो, इनको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो कैसे निकालोगे समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में निकालना आर हमेशा, क्यों आर निकालना हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता था ई आर, ठीक है। फिर उसके एंड से अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, ये ऐसे आएगा उसके 90 में, ठीक है ना, ये देखो एक्सएल माइनस एक्सी लाइक दिस, ये वाली लाइन ये इधर आ जाती, फिर दोनों का ये हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल को हाइपोटेनियस यहां पे आएगा जेड, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सी बड़ा है तो ये एक्सी माइनस एक्सएल इधर निकालना और इधर डाल देना जेड को, ठीक है, और आर और जेड के बीच में लगा देना फाई, तो निकालते जमेगा इंपीडेंस ट्रायंगल। कभी कभी 2 मार्क के लिए सिर्फ इंपीडेंस ट्रायंगल निकालो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया किसका, ये वाले सीरीज सर्किट का, ठीक है। आर मतलब रेजिस्टेंस, एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल माइनस एक्सी मतलब नेट रिएक्टेंस, ठीक है ना, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल मतलब नेट रिएक्टेंस, और जेड मतलब टोटल अपोजिशन, टोटल रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर सभी का मिला के, और फाई हमेशा कहां पे रहता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फाई रहता है, मतलब हमारे इंपीडेंस ट्रायंगल में आर और जेड के बीच में रहेगा फाई, ठीक है। तो ये जो फाई है ना, इस इंपीडेंस ट्रायंगल के ऊपर से भी लिख सकते हैं, देखो कॉस ऑफ फाई लिख सकते हैं इसके ऊपर से, कॉस फाई, ठीक। ये वाले ट्रायंगल के ऊपर से भी आप ये tan फाई का सेम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लिख के देखो tan फाई इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, आया कि नहीं सेम फॉर्मूला। इस इंपीडेंस ट्रायंगल के ऊपर से और एक काम की चीज लिख सकते जिसको बोलते हैं cos फाई, कैसे आएगा cos फाई, आर बाई जेड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये है 90, ये है 90, बराबर है। तो cos फाई ये बड़ी काम की चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, आगे बताता हूं मैं। ये cos फाई, सिर्फ फाई नहीं, फाई मतलब फेज डिफरेंस, लेकिन सिर्फ फाई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, लेकिन cos ऑफ फाई मतलब पावर फैक्टर, और cos फाई आप कैसे निकाल सकते, आर बाई जेड, मतलब आपको पावर फैक्टर निकालने को बोल दिया, इसका मतलब आपको cos फाई निकालना है, तो cos फाई आप कौन से तरीके से निकाल सकते, आर बाई जेड से भी निकाल सकते। आर मतलब वो जो सीरीज में रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर है उसमें से रेजिस्टेंस कितना है वो आर, और सबका मिला के अपोजिशन कितना है वो जेड डिनोमिनेटर में, तो आर बाई जेड, इसको बोलेंगे हम लोग पावर फैक्टर।
ठीक है, तो एक चीज छोटी सी देख लेते हैं कि कोई भी जो एसी सर्किट्स है, ठीक है ना, उसमें कितना पावर आता है उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन तो काम का नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी सर्किट में से जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से, मूवमेंट की वजह से, वो वाले रेजिस्टेंस में बोलो या फिर वो वाले सर्किट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, या फिर एनर्जी वहां पे एब्सॉर्ब हो जाती है वो वाले सर्किट में, है ना। तो वो जो एनर्जी है या फिर वो जो पावर है जो करंट की वजह से बोलो या फिर करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे डिसिपेट हुई, है ना, उसको बोलते हम लोग एवरेज पावर, है ना। पावर मतलब क्या है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा सिंपल सा याद रखो कि कोई भी सर्किट में जब हम लोग करंट या फिर करंट फ्लो कराते हैं या फिर एसी वोल्टेज उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है हीट के फॉर्म में, है ना। तो वो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर को ही दूसरा नाम है ट्रू पावर। एवरेज बोलेंगे या फिर ट्रू बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम। तो एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर कितना आता है उस सर्किट में, एवरेज पावर, उसका फॉर्मूला है ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ERMS मतलब वो वाले सर्किट को आपने जितना एसी वोल्टेज दिए उसकी आरएमएस वैल्यू। IRMS मतलब वो वाला जो सर्किट है वहां से जो एसी करंट आ रहा है ना, टोटल एसी करंट, तो उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस ऑफ फाई, है ना। कॉस फाई मतलब क्या है, बीच बताया, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, या फिर फाई मतलब क्या है, बीच बताया। फाई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, और कॉस ऑफ फाई मतलब इसको बोलेंगे पावर फैक्टर, अब बीच बताया जैसे, ठीक है। तो कोई भी जो एसी सर्किट है, जैसे अभी हमने ये वाला सर्किट देखे, ठीक है ना, लाइक दिस, ये वाला सर्किट देखे जहां पे रेजिस्टेंस भी था, ये भी था, ये भी था, तो इसको जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उसकी आरएमएस वैल्यू, इसमें से जो भी टोटल करंट जाएगा उसकी आरएमएस वैल्यू, है ना, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी हमको फेजर डायग्राम में एंगल मिलेगा फाई, उसका कॉस फाई, तो ये होगा इस सर्किट का टोटल पावर या फिर एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर जो वहां पे डिसिपेट होगा, वहां पे वेस्ट होगा, ठीक है ना। देखो अभी हमने ये भी देखे थे, एक पहला सर्किट देखे थे जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस था। तो ये वाला सर्किट अगर देखते सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस वाला, है ना, तो प्योर रेजिस्टेंस के लिए हमको पता है कितना था फाई, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना था, फाई 0, तो कॉस 0 इज 1, तो इसके लिए एवरेज पावर आएगा ERMS इंटू IRMS, बराबर है। अभी याद करो प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का भी एक सर्किट देखे थे हमने, सिर्फ इंडक्टर ही है, सिर्फ कॉइल ही है। तो प्योर इंडक्टर के लिए फाई कितना था, याद करो फाई कितना था, 90 था कि नहीं। फाई मतलब क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो प्योर इंडक्टर के लिए कितना था, 90, तो इसके लिए कितना आएगा एवरेज पावर बताओ तो, ERMS IRMS इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 कितना होता, कॉस ऑफ 90 0, मतलब एवरेज पावर आएगा 0। तो प्योर इंडक्टर है तो एवरेज पावर आएगा 0। या फिर प्योर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर के लिए भी फाई 90 था, याद है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90, तो कॉस 90 फिर से 0। तो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, उसके लिए ट्रू पावर रहता है 0, लेकिन बाकी के लिए सभी के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज पावर इक्वल टू ERMS, ई बोलो या फिर V बोलो, टोटल वैल्यू जितनी भी वोल्टेज की है उसकी आरएमएस वैल्यू, टोटल करंट उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस फाई, और ये जो प्रोडक्ट है ना VRMS इंटू IRMS, ERMS इंटू IRMS, इसको हम लोग जनरली अपेरेंट पावर बोलते हैं, अपेरेंट, है ना। कॉस फाई को छोड़ दिए तो सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिए, टोटल वोल्टेज टोटल करंट का मल्टीप्लीकेशन आरएमएस वैल्यूज का, तो उसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। और ये जो कॉस फाई है, कॉस फाई, उसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, अभी बताया था, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा ये देखो, ये एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर, ठीक है। ये ERMS इंटू IRMS मतलब
अपेरेंट पावर, और ये हो जाएगा cos phi मतलब पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मतलब रेशो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर, ऐसा भी पावर फैक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर टू अपेरेंट पावर, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos ऑफ phi, या फिर और एक देखा था पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos ऑफ phi इक्वल टू R बाई जेड। R मतलब रेजिस्टेंस, Z मतलब टोटल अपोजिशन। कितना होता है टोटल अपोजिशन? अगर सीरीज RLC सर्किट है तो R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर, उसका होल रूट, बराबर है कि? तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है ना, देखो ये एसी वोल्टेज है, जिस भी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी दी रही मान के चलना वो एसी वोल्टेज है, मतलब ये एसी सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 220 वोल्ट मतलब ये आरएमएस वैल्यू है ना। मैंने बताया था कि कोई भी एसी वोल्टेज को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, वो ओमेगा टी वाला है ना, या फिर ये ऐसा एक कुछ तो भी नंबर दिया है ना, मतलब ये नंबर कौन सा होगा? आरएमएस वैल्यू का होगा, या फिर डायग्राम से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है 100 ओम, इतना है वोल्टेज, तो इसमें से आपको निकालना है करंट। प्योर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये, प्योर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है। देखो, तो प्योर रेजिस्टेंस को जब आप एसी वोल्टेज लगाते हो तो प्योर रेजिस्टेंस पहला वाला सर्किट याद करो, सिंगल रेजिस्टेंस के लिए है ना करंट निकालना है, वोल्टेज दिया है, सिंपल ओम्स लॉ। ठीक है ना, करंट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो वी आरएमएस अपॉन रेजिस्टेंस, सभी वैल्यूज आरएमएस ही रहती है। ठीक है, तो कैसा रहेगा? सिंपल ओम्स लॉ, सिंगल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये, ऐसा वाला, बराबर है कि नहीं? आपको ये वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, और इसका करंट बोला, करंट पूछा है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंपल अपना ओम्स लॉ एसी वाला या फिर डीसी वाला, रेजिस्टेंस के लिए तो सभी के लिए सेम है। तो करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आरएमएस वोल्टेज जैसे मैंने अभी बताया 220, और रेजिस्टेंस है अपना 100। ठीक है, तो 2 डेसिमल पॉइंट इधर, 2.2 एम्पियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेट पावर। नेट मतलब ट्रू पावर, नेट मतलब ट्रू पावर। तो ट्रू पावर का फॉर्मूला, ट्रू पावर या फिर एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अब बीच देखे हमने, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो कितना वोल्टेज है? आरएमएस वैल्यू का वोल्टेज अभी दिया है 220 है ना, वोल्टेज ऑलरेडी दिया है, और दी वाली वैल्यू हमेशा आरएमएस रहती अगर ओमेगा टी के फॉर्म में नहीं है तो। IRMS हमने अब बीच निकाले पहले क्वेश्चन में, कितना? 2.2, और कॉस ऑफ फाई, देखो प्योर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है उसमें, लाइक दिस, ऐसा वाला है। तो हमको अपने नॉलेज के हिसाब से पता है कि प्योर रेजिस्टेंस के लिए फाई रहता है 0, रहता है कि नहीं 0? रेजिस्टेंस के लिए, प्योर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल रहता है 0, तो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 484 वैट। तो इतना पावर वहां पे जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पेज नंबर्स पढ़ लेना 178 से लेके 181 तक।